नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है हमारे कक्षा 12वीं में राजनीतिक विज्ञान की क्लास चल रही थी। तो पहले किताब में अपन ने 3 पाठ पढ़ चुके थे। आज अपन चौथा पाठ के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। चौथा पाठ है सत्ता के नए केंद्र। उस पाठ को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी जल्दी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं सत्ता के नए केंद्र। तो सत्ता के नए केंद्रों से अभिप्राय उन देशों और संगठनों से है जो भविष्य में जाकर महाशक्ति बन सकते हैं और वर्तमान में भी विश्व व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ऐसे देश और ऐसे संगठन जो आगे जाकर महाशक्ति बन सकते हैं उन्हीं को कहते हैं सत्ता के नए केंद्र। और अभी वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो वो विश्व के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है सत्ता के नए केंद्र। तो चलिए आज अपन उसके बाद में आगे पढ़ रहे हैं यूरोपीय संघ के बारे में। तो दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप के देशों को हुआ था। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक, उसमें सर्वाधिक जो नुकसान हुआ है वो किसको हुआ था? यूरोप के देशों को हुआ था। इसी वजह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों ने अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करी। तो इसकी वजह कारण क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के जो बाकी देश थे उन्होंने क्या किया? अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश की कि जैसे भी हो हमारी स्थिति में क्या आ सके, सुधार आ सके। इस सुधार प्रक्रिया में अमेरिका ने यूरोपीय देशों की मदद की। अब जो यूरोप के देश थे उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करी, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करी। तो उनकी सहायता किसने की? अमेरिका ने करी। यानी जो यूरोप के बाकी देश थे उनकी स्थिति को सुधारने में किसने सहायता की? अमेरिका ने सहायता की। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का गठन। अब देखिए अमेरिका ने यूरोपीय संघ के गठन के साथ ही जो यूरोपीय संघ था उसको सुधारने के लिए एक योजना की शुरुआत करी। उसका नाम था मार्शल योजना। क्या नाम था इसका? मार्शल योजना। तो देखिए 1948 में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना बनाई गई, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। उन्होंने एक योजना बनाई मार्शल योजना, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। एक साल बाद में ही इन्होंने इसकी स्थापना 1948 में इसकी स्थापना की। उसके एक साल बाद में 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन कर दिया। किसका गठन हुआ? यूरोपीय परिषद का गठन हो जाता है। तत्पश्चात 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की जाती है। 1957 में क्या होता है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की जाती है। और इन तीनों को मिलाकर यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हो जाती है। किन किन को मिला के? जो 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, 1949 में यूरोपीय परिषद और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इन तीनों को मिलाकर 1992 में यूरोपियन संघ की स्थापना की जाती है। अब देखिए यूरोपीय संघ के क्या क्या उद्देश्य रहे हैं कि किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया था। तो देखिए तेज आर्थिक विकास हो। जो यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश होंगे उनका क्या हो? तीव्र गति से आर्थिक विकास हो। इसके लिए यूरोपीय संघ का गठन किया गया। दूसरा है आपसी सहयोग, यानी कि जितने भी आप यूरोपीय संघ के अंदर देश हैं वो सब क्या करें? आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। इसके लिए भी यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। और सभी देशों के लिए एक समान विदेश नीति हो, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ की विशेषताएं। अब यूरोपीय संघ की विशेषताएं देख रहे हैं अपन पहले संगठन के रूप में। किसके रूप में देख रहे हैं अपन? यहाँ पर संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की विशेषताएं देख रहे हैं। देख लिए आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप। ये क्या है? आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप इस यूरोपीय संघ का था। फिर विशाल राष्ट्र ध्वज,
विशाल राष्ट्र राज्य, बहुत विशाल राष्ट्र राज्य था यूरोपीय संघ जो संगठन था, और इसका अपना झंडा था, अपना गान था, अपना स्थापना दिवस था, और स्थापना दिवस कब था? 9 मई को, और इसकी मुद्रा क्या थी? यूरो। ये यूरोपीय संघ की विशेषताएं आ गई। आपको यहाँ एक बात याद रखनी है नोट में, क्या बात है वो, कि 2003 में यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की पर वह सफल नहीं हो सका। 2003 में यूरोपीय संघ ने क्या कोशिश करी कि हम हमारा संविधान बना सकें, परंतु वो इस कोशिश में सफल नहीं हो सके। अब देखिए जी, यूरोपीय संघ का झंडा, उसके बारे में देखते हैं। यूरोपीय संघ का झंडा, तो यूरोपीय ध्वज यूरोपीय संघ का प्रतीक है। जो यूरोपीय ध्वज था वो यूरोपीय संघ का प्रतीक था। इसमें नीले रंग के 12 स्वर्ण सितारों का एक चक्र है। तो देखो इसके अंदर 12 यूरोपीय संघ का झंडा, तो यूरोपीय ध्वज यूरोपीय संघ का प्रतीक है। इसमें नीले रंग पर 12 स्वर्ण सितारों का एक चक्र जैसा दिख रहा है, नीला रंग है, और इसमें 12 चक्र हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने चक्र हैं इस पर? 12 चक्र है। यह यूरोप के लोगों के बीच एकता और एकजुटता को दिखाता है। ये जो झंडा है वो यूरोप के लोगों के बीच में एकता और जो एकजुटता को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे को और यूरोपीय संघ की जो विशेषताएं हैं, परंतु ये आ रही है अपनी आर्थिक विशेषताएं और सैन्य विशेषताएं। तो आर्थिक विशेषताओं की अपन बात करते हैं यूरोपीय संघ की। 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी जो यूरोपीय संघ था वो 2005 में पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जा सकता था। यूरो डॉलर के लिए खतरा हो गया था। जो डॉलर था अमेरिका का, उसके लिए भी क्या बन गया था? एक खतरा बन गया था। कौन बन गया था? यूरो बन गया था, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गया था। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि पूरे संघ में या पूरे देश में जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, हर प्रकार की सामग्री और उनसे जितनी भी आय हो रही है, वो सारी चीज़ें मिलाकर क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये कितना था? 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सा, जो पूरा विश्व में व्यापार फैला हुआ था उसमें अकेले यूरोपीय संघ का अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सा था। जो पूरे विश्व में व्यापार हो रहा था तो उसमें अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा हिस्सा किसका था? यूरोपीय संघ का था। आगे बात करें सैन्य विशेषताओं के बारे में, तो देखिए सैन्य विशेषताएं, यानी अपन कह सकते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? यूरोपीय संघ के पास थी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ के पास थी। 2 सदस्य देशों कौन कौन थे? ब्रिटेन और फ्रांस, उन दोनों के पास क्या थे? परमाणु हथियार थे, एटम बम थे। तो जो देश हैं सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस, ये यूरोपीय संघ के देश हैं, और इन दोनों के पास ही क्या थे? परमाणु हथियार थे। 2 सदस्य देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर थी। यानी कि दोनों ही देश, कौन? ब्रिटेन और फ्रांस, दोनों के पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जो थी उसके अंदर स्थायी सदस्यता थी और दोनों के पास वीटो पावर थी। परंतु आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पर नोट के रूप में कि 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। ये डेट याद रखनी कि कब हुआ था? 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। अगले वीडियो में हम आसियान के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाले नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।